पर विपक्ष क्या करता है कि वो बात करता है, उसको लगता है कि सिर्फ पुलिस की भर्ती निकलती है वही रोजगार है, और ये युवाओं के मन में उसने ऐसे भर दिया है कि उनको गुमराह कर दिया है। मोदी जी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया। आपने कई बार बयानों में कह दिया कि मुसलमान को टिकट दे दिया, फिर आप क्या मुसलमानों से नाराज रहते हैं? मैं नहीं नाराज हूँ, अरे वो मेरे भाई हैं। आपको पता चलेगा जब मेरे बारे में जानेंगे आप कि मेरे जितने स्टाफ हैं वो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। मुझे आपको सुनकर के लगा कि राजनीति में भी एक नायक का उदय हुआ है। तो ये तो इन्हीं लोगों की देन है। आपकी सरकार में कोई जमीन चाइना हथियाया नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो हिम्मत राजनाथ जी का स्टेटमेंट है इस पे कि कुछ किलोमीटर तक का चाइना हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है। अगर वो घुसा हुआ है तो उसी समय से घुसा हुआ, कांग्रेस के ज़माने से। उसको खदेड़ेंगे। वो जो लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उनके ज़माने में 2000 रुपया कमाने के लिए मेरे पिता किसान थे, उनको कलकत्ता जाना पड़ा था। पर आज के किसान सम्मान निधि 2000 उनके घर में ही आ जा रहा है। ये अपना तब के 2000 में सांसद जी, अब के 2000 में जमीन आसमान का अंतर क्या आपको नहीं लगता? मतलब जिस तरह से अपनी चीज़ों को आप आगे रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल सेट करके आप बताते हैं, ठीक उसी तरह से मोदी जी के लिए भी करते हैं। तो एक सवाल है, हालांकि मोदी जी से जुड़ा हुआ, विपक्ष के तमाम नेता, विपक्षी पार्टियां उन पर लगातार जो हमला बोलती हैं, जो आरोप लगाती हैं, मैं चाहता हूं कि उसका भी सहज रूप से आप जवाब दे दें, क्योंकि आप हर मामले का जवाब, कोई भी प्रश्न होता है जवाब दे देते हैं। एक तरफ भारत हंगर इंडेक्स में बुरी स्थिति है पहले की अपेक्षा, दूसरी तरफ बेरोज़गारी का स्तर आप देख ही रहे हैं, तीसरी तरफ हमारा जो प्रेस का फ्रीडम इंडेक्स है उसको भी आप देख ही रहे हैं कितना नीचे चला गया, 161-62 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। और जो कभी सरकार कहती थी कि एक एक रुपए का हिसाब जनता को पूछना चाहिए, मोदी जी के अक्सर चुनावी भाषणों में वो कहा करते थे कि जनता को जानने का अधिकार है कि एक एक रुपया कहाँ है उसका। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि महंगाई को कम करेंगे। ठीक इसकी सारी चीज़ें उलट हो गई हैं, जनता परेशान है, बेहाल है। कहा जा रहा है कि सिर्फ लफाजी हो रही है, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। सांसद निरहुआ क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष बेहाल है, और विपक्ष जो है वो दिशाहीन है। विपक्ष को आरोप लगाना है, वो आरोप लगा रहा है। महंगाई आरोप है। देखिए, अब उसको आप अगर टेक्निकली समझने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले जितनी आमदनी थी और उस हिसाब से जो चीज़ों का दाम था, आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले से अच्छी स्थिति है। और यानी आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात आप लोग हर बार कहते हैं, और ये बात आप लोग मतलब बिना उसको सोचे समझे कहते हैं। हाँ, बताइए ना। कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आप लोगों को क्या लगता है सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जनता से कहना कि हमारी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार दे रहे हैं। अरे भैया, रोजगार ही तो दे रहे हैं, और रोजगार इतनी तेजी से दे रहे हैं, और मतलब प्रमाण के साथ दे रहे हैं कि उसी के दम पे कह रहे हैं कि आने वाले दिन में भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। जो बच्चा पढ़ लिख लिया है उसको रोजगार करना है, आप ले लो पैसे, सरकार आपको दे रही है, बिना ब्याज के दे रही है। आप अपना रोजगार खोलिए, लोग खोल रहे हैं। अभी मैं आजमगढ़ में रह के अभी एक पिज़्ज़ा हट का मैंने वो किया, उद्घाटन किया। ऐसे बहुत सारे लोग रोजगार अपना खोल रहे हैं, और उसमें 10-10, 20-20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और पैसा सरकार दे रही है, हर क्षेत्र में दे रही है, कृषि के क्षेत्र में दे रही है। आपको अगर कुछ लघु उद्योग खोलना है उसमें भी दे रही है, और सब्सिडी भी दे रही है। जिस भी विधा का कोई माहिर व्यक्ति है और अपने विधा में वो कुछ करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, उसको सरकार उसके साथ है, और ये हम लोग कर रहे हैं। पर विपक्ष क्या करता है कि वो बात करता है, उसको लगता है कि सिर्फ पुलिस की भर्ती निकलती है वही रोजगार है, और ये युवाओं के मन में उसने ऐसे भर दिया है कि उनको गुमराह कर दिया है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 लाख सरकारी नौकरी है। तो सिर्फ 80 लाख को ही अगर आप कहोगे कि यही रोजगार है, तो बाकी 140 करोड़ का क्या होगा? तो रोजगार वो है जो लोग अपने दम पे चला रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें सरकार उनकी मदद कर रही है कि आप लो भैया, पैसा कितना चाहिए आप करो। ऐसे हम लोग रोजगार दे रहे हैं। समय वो भी था जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी, तो लोग कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ते जा रहा है,
डॉलर के $1 के सापेक्ष उस वक्त 62 रुपया हुआ था, तो वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती जा रही, इस तरह की बातें भी हुई थी। आज $1 के बराबर 84 रुपया हो गया है। तो ये इसे किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि देश के नए निर्माण में और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बन रहा है और चीज़ें बदल रही हैं, आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हम लोग जो है भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे आर्थिक रूप से भी बड़ा देश बनेगा और इस पे काम चल रहा है। और जब ऐसे काम होता है तो उसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, पर लक्ष्य वो जो है और जो नीयत है वो इतना अच्छा है कि ये बन के रहेगा। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि आज आप देखिए कि वो जो लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उनके ज़माने में 2000 रुपया कमाने के लिए मेरे पिता किसान थे, उनको कलकत्ता जाना पड़ा था। पर आज के किसान सम्मान निधि 2000 उनके घर में ही आ जा रहा है कि ये लो अपना। तब के 2000 में सांसद जी, अब के 2000 में ज़मीन आसमान का अंतर क्या आपको नहीं लगता? तो वो गए थे तो 2000 में, वही बता रहा हूँ कि उस वक्त तो 6000 साल में बचता था भैया, वही तो कह रहा हूँ। वो 2000 तनख्वाह 2000 का जो कीमत था, जो वैल्यू थी, आज के 2000 से कहीं ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए उनको मिलता ही था 100 रुपया, तो 100 रुपया नौकरी करने के लिए जो व्यक्ति गया है और वो इसलिए गया है कि उसको खाद चाहिए, उसको सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, उसको जुताई के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा तो किसान के खाते में खुद भेज दे रहे हैं कि भैया तुम अपना जुताई भी कर लो, खाद भी ले लो, और अलग से उनको सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं कि आप नई नई टेक्नोलॉजी से आधुनिक खेती भी करो, उसमें भी वो आमदनी बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ अभी कई लोगों को मैंने देखा कि वो लोग यहाँ आजमगढ़ में ही मशरूम की खेती कर रहे हैं, आजमगढ़ में ही वो फूल की खेती कर रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश में मतलब 80-90 लाख पैकेज की नौकरी छोड़ के आकर के और सरकार का सहायता लेकर के और वो फूल अपने बंजर ज़मीन में उगा रहे हैं और 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। और उसमें अपने गांव के कम से कम 20-25 लोग जो कोरोना के दौरान मुंबई छोड़ के आए थे, उनको गांव में ही रोजगार दे दिए, उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है। ये कर रही है हमारी सरकार। अभी कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूतों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये कहा गया कि राजपूत समाज अब की बार बीजेपी को वोट नहीं करेगा। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि देखिए, कोई एक व्यक्ति कुछ अपना निजी समाज की बात में कर नहीं, वो उसमें क्या आपको लगता है कि हाँ बहुत सारे राजपूत होंगे, क्या वो उनसे बात करके देखिए क्या होता है। जब कोई आदमी निजी स्वार्थ में कोई काम करता है जी, और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमारा निजी स्वार्थ नहीं हो पा रहा है इसलिए हम कुछ लोगों को इकट्ठा करें और हम सरकार का विरोध करें, पर ऐसा नहीं होता। ये देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिना भेदभाव किए, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी धर्म भेद के सबके लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हर जाति में महिला है जी। अगर युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हर जाति में युवा है। वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम नहीं कर रहे, वो सबके लिए कर रहे हैं, वो तो नहीं बांटते हैं। जब मोदी जी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो फिर अफजाल अंसारी को सपा ने टिकट दे दिया। आपने कई बार बयानों में कह दिया कि मुसलमान को टिकट दे दिया, फिर आप क्या मुसलमानों से नाराज रहते हैं? मैं नहीं नाराज हूँ, अरे वो मेरे भाई हैं। आपको पता चलेगा जब मेरे बारे में जानेंगे आप कि मेरे जितने स्टाफ हैं वो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। मेरे जो मैनेजर हैं सलीम भाई मुसलमान ही हैं, जो मेरा मेकअप करते हैं जाकिर भाई मुसलमान ही हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। यानी राजनीति के आधार पे वो बयान होता है? नहीं, वो राजनीति के आधार पे नहीं होता। वो बयान ये होता है कि जब आप यम वाई समीकरण की बात करते हैं कि मुस्लिम और यादव के दम पे आप जीतते हैं, तो जो हक मुस्लिम को देते हैं वो यादवों को भी देना चाहिए, इसलिए मैं वो बात कहता हूँ। ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे मुसलमान से कोई प्रॉब्लम है। मेरे ज़्यादातर स्टाफ, मेरे सहयोगी, मेरे साथ रहने वाले, मेरे दोस्त मित्र, मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर मुसलमान हैं। और हम लोग इस इंडस्ट्री में कोई ये भेदभाव वाला काम नहीं करते हैं कि जाति धर्म ये सब हमको हमारी इंडस्ट्री में चलता ही नहीं है। आपने बड़े मतलब सहज रूप से मेरे सवाल का जवाब दिया, हालांकि बहुत सारे लोग असहज हो जाते हैं इन सवालों को सुन करके। वित्त मंत्री अगर ये कहें कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से इतने हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी को चंदे के तौर पे मिले हों, तो फिर ये बात हजम नहीं होती। और साथ ही उनके पति ये भी कहें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। एक अर्थशास्त्री हैं निर्मला सीतारमण के पति जी।
मुझे लगता है कि अगर कोई प्रत्याशी ये कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो उनका पर्सनल मैटर है जी। और वो कितना पैसा उनकी कमाई होती है और वो तो पता चल जाता है ना कि भाई आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। अब अगर मुझे कोई जानना चाहे कि इनके पास कितना पैसा है, तो वो देख लेगा कि कितना टैक्स पे कर रहे हैं और कितना इनकी कमाई है, कितना इनकी बचत है, कितना इनका खर्चा है। वो तो चुनाव के दौरान पता चल ही जाता है। तो जब आएगा चुनाव में तो सब जान ही जाएंगे कि भैया इनके पास इतनी नकदी है, इतना जेवर है, इतना कैश है और ये इनका इनकम है और इनकी उनके संपत्ति। पति के इल्ज़ाम पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि वो उनका पर्सनल विचार हो सकता है और इसमें बहुत कोई वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना मत रखता है। देखिए, एक ही घर में पति किसी और पार्टी में है, पत्नी किसी और पार्टी में है, मतलब आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है। अपना अपना विचार है और ये स्वतंत्र भारत है और सबको ये छूट है कि आप अपनी बात रखिए, अपना विचार रखिए। अगर उन्होंने अपना विचार रखा है तो वो उनका विचार है। लद्दाख में सोनम वांगचुक हैं, वो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ना ध्यान दे रही है। अरुणाचल के कई हिस्सों का नाम चाइना ने अपने तरीके से रख लिया है, बदल लिया है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। जनता को बताएं कैसे? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और आज दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हुआ है। और ये विपक्ष जो आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये वही लोग हैं जिन्होंने चाइना को ज़मीन दे दिया था। चाइना हम पे हमला कर रहा था और ये नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पे इनके प्रधानमंत्री कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, और ऐसा तो कोई है नहीं, और इधर देश पे जो है हमला हो चुका था। जब तत्कालीन रक्षा मंत्री से ये कहा गया था कि आप जो है अगर कहीं युद्ध में हमको जाना पड़ा भारत को तो लड़ नहीं पाएंगे, हमको आधुनिक हथियार चाहिए, तो उनका बयान था कि एक काम करो, जो हथियार है वो भी बेच दो, ज़रूरत नहीं है। इधर पाकिस्तान को हमने पैसे दिए तो तिरपाल आई उसके सर पे, और चाइना हमारा भाई, हमको किससे युद्ध लड़ना है, ज़रूरत नहीं है। और वही चाइना ने अटैक किया और उसने सारा जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये तो इन्हीं लोगों की देन है। आपकी सरकार में कोई ज़मीन चाइना ने हथियाया नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो हिम्मत राजनाथ जी का स्टेटमेंट है इस पे कि कुछ किलोमीटर तक का चाइना हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है। अगर वो घुसा हुआ है तो उसी समय से घुसा हुआ है, कांग्रेस के ज़माने से। उसको खदेड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपना जो है वो लेके रहेंगे, वहाँ भी ले लेंगे और कश्मीर में भी ले लेंगे। आपकी तरफ लौटते हैं, आजमगढ़ की तरफ। यादव युवाओं ने कहा कि पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया था तो आपके ही चैनल पे निरुआ भैया ने कहा था अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे, कब बनवाएंगे? अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है और ये हमारा हक है और इसको हम लेके रहेंगे। ये हमने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था, रक्षा मंत्री जी से भी किया था और हमारे गृह मंत्री जी से भी कहा था। और मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि आज यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह जुड़ रहा है, सरकार के साथ जुड़ रहा है। पहले तो सिर्फ विरोध में ही यहाँ के नेता की वजह से विरोध ही करते थे, पर अब सब लोग, जैसे मैं ही यादव हूँ पर मैं सरकार के साथ हूँ, उनके सहयोग में हूँ। ऐसे ही जब बाकी लोग भी सहयोग करेंगे और हम लोग मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप देखिए कि सदन में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समाज से हैं और मैंने भी मांग रखी है, बाकी लोग भी रखेंगे और वो होगा, क्योंकि वो हक है। क्योंकि अलग अलग जाति धर्म और राज्य के नाम पे अगर बना है रेजिमेंट तो अहिर रेजिमेंट इसीलिए तो मांग हो रही है, तो वो बनना ही चाहिए और बनेगा ही। आप चुनाव जीते 2022 का लोकसभा उपचुनाव, और मैंने अमूमन देखा है कि लोग चुनाव जीतते हैं तो 10-10 दिन उनके स्वागत समारोह चलते हैं। अगले दिन आप कार्यशाला में थे, आप संबोधित कर रहे थे, मैं सामने खड़ा था, आपको सुन रहा था, पूरी तन्मयता से सुन रहा था। मुझे आपको सुन करके लगा कि राजनीति में भी एक नायक का उदय हुआ है। जो आप बातें कह रहे थे, किस तरह से आपने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, उन तमाम चीज़ों को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि राजनीति में भी एक ऐसे नायक का उदय हुआ है जो वास्तव में आजमगढ़ की तस्वीर और तदबीर दोनों बदलने के लिए आया है। आपकी एक बात थी, आपने कहा कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें जो सरकारी चीज़ें हैं उसको हम कुछ सड़कें हैं उसको हम योजनाओं में शामिल करेंगे कि हाँ यहाँ की सड़क बननी है, यहाँ का गरीबों को आवास जो पात्र हैं उनको नहीं मिला है तो उनको फीड किया जाएगा, जिसका मिला है उसका डेटा क्लियर रहेगा, तो हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में हमारे पास डेटा क्या है। जी।
तो क्या आप बताएंगे कि उस सॉफ्टवेयर पे कितना काम हुआ है या अभी लॉन्च नहीं हुआ है? क्योंकि मैं देवारा क्षेत्र में घूम रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग मिले। हमारे पीएम साहब का भी दावा था कि 2022 में सभी गरीबों की छत, मतलब सर पे छत होगी, पक्की छत होगी। तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके सर पे अभी भी छत नहीं है, उनके लिए क्या योजना है आपके पास? 100% उम्मीद से, क्योंकि जब आपने जो उम्मीद जताई बताई तो लोगों को लगा कि वास्तव में हमारी तकलीफों को हरने वाला कोई आया है। बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जी यही चीज़ तो कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव में अधिकारियों को भेजा, गांव-गांव में जनप्रतिनिधियों को भेजा और भेज करके किसका घर अभी तक नहीं बना है उनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया, किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, कौन छूट गए, क्योंकि जो बन गया ठीक है, पर जो लोग छूट गए हैं उनको भी उनका डाटा तैयार हो चुका है और वो जो है सरकार के पास जा चुका है। और अभी तो आचार संहिता है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे धरातल पे कि अगर हम लोगों ने कहा था कि नल से जल घर घर पहुंचाएंगे, आप एक गांव नहीं कह सकते जिस गांव में पानी की टंकी तैयार नहीं होगी है और घर घर में वो लगना शुरू नहीं हो गया है। तो ये धरातल पे दिख रहा है और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे पास खुद उनका पूरा डाटा है कि आजमगढ़ में कितने लोगों का घर नहीं बना है और बनाना है, वो डाटा मेरे पास है और सरकार के पास भी है, अधिकारियों को भी हमने दिया है। और जैसे वो पोर्टल खुलेगा उस पर अपलोड करेंगे और वो घर भी बनना शुरू हो जाएगा। सभी लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सांसद निरहुआ के भी कुछ सपने होंगे। जैसे आपने कहा ना कि मैं चुनाव जीत के अपने घर तक नहीं जाता, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में ही रहता हूं, तो आप कैसे आजमगढ़ की कल्पना करते हैं जिसको आप चुनाव जीतने के बाद साकार करेंगे? मैं आजमगढ़ को जैसा बनाना चाहता हूं उसकी नींव मैंने रख दिया है। नींव रखना ये था कि पहले तो महायोजना लागू करानी थी, वो हो गया है। अब आप यहाँ बड़े बड़े होटल भी देखेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी देखेंगे, रिंग रोड बन ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती थी जब मास्टर प्लान हो, और अब मास्टर प्लान जब बन गया है तो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर और जैसे बड़े शहर हैं हमारे, बनारस को आप देखते हैं, वैसा हम आजमगढ़ को बनाना चाहते हैं। जब हम प्रधानमंत्री से मिले तो हमने उनसे ये भी कहा कि जैसे आपने बनारस में नमो घाट दिया है वैसे हमारे माँ तमसा के लिए यहाँ भी दे दीजिए। बोले एकदम देंगे, क्यों नहीं। तमसा जी का जिक्र छेड़ दिया, मैं तमसा के तीरे पे ही रहता हूँ। अच्छा। बड़ी दुर्दशा है सांसद जी, बड़ी दुर्दशा। मतलब आप यकीन मानिए कि मतलब अगर नदी के अंदर इस तरह से जान आ जाए, हालांकि हम माँ बोलते हैं नदियों को, जान आ जाए तो वो कराह के चीख के चित्कार के बताएंगे कि मेरी दशा देख लो। उस पे बहुत बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं। और जो जो नदियां आजमगढ़ में विलुप्त हो गई थी उनको भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है और सब पे हमने पूरा पत्र बना करके और हमने मंत्रालय में भी दे दिया है। और आप देखिए चुनाव के बाद उस पर कितना तेजी से काम शुरू होगा। शहर की सारी नालियों का गंदा पानी सीधे तमसा जी में गिरता। नहीं, यही मैं कह रहा था कि मास्टर प्लान जब तक आजमगढ़ का नहीं था, कोई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, किधर भी बहा रहा है, अब वो नहीं होगा। अब पूरा प्लान होगा, पूरा मास्टर प्लान। अब महायोजना लागू हो गई, नाला कितना चौड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, वो किधर से बनेगा, ये सारी चीज़ें तभी संभव थी। और ये हमको आजमगढ़ ने नहीं बताया, हमको नहीं ज्ञान था उसका। आजमगढ़ के लोगों ने बताया कि भैया जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा, महायोजना लागू नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें सुधर नहीं पाएंगी। तो 1 साल से हम महाराज जी के पास जितनी बार मिले तो हमने महायोजना की बात की और फाइनली उन्होंने लागू कर ही दिया।